स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स एकेडमी में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी कक्षा 9th का एक्सरसाइज 5.1। देखिए इसकी फर्स्ट वीडियो में मतलब चैप्टर नंबर 5 की जो मैंने इंट्रोडक्शन दिया है पिछली वीडियो में, उसमें मैंने आपको कहा था कि आपको जो भी मैं याद करवा रहा हूँ या जो भी मैंने इंट्रोडक्शन में बताया है वो आपको याद करना है, क्योंकि उन्हीं का ही प्रयोग करके हम एक्सरसाइज अपने 5.1 को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, देखिए बिल्कुल भी टफ चैप्टर नहीं है ये, ना तो कोई मेथड है ना कोई फॉर्मूला है, बस आपको बातें समझनी है। जैसे एक तरीके से कहानी सुन रहे हो, जैसे कि एक बात ये होती है, दूसरी ये, तीसरी ये, इसी प्रकार से आपको पता पहले से ही है, बस शब्दों के साथ एक लहजे से आपको याद करना है ताकि आप एग्जाम में उसको लिख के आएँ। ठीक है, बिना टाइम को वेस्ट करें स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 5.1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन कौन से कथन असत्य हैं, अपने उत्तरों के लिए कारण सहित दीजिए। मतलब कि हमारा जो भी आंसर होगा सत्य हो या असत्य हो, उसको हमको बताना भी है कि ये जो हमारा कथन है वो सत्य है तो क्यों है, या कथन असत्य है तो क्यों है। ठीक है, देखिए पहला हमको बोलता है एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। समझ में आया? देखिए मान लीजिए कोई एक बिंदु है, यहाँ से क्या मैंने एक ही रेखा खींची, एक रेखा खींची, लेकिन मैं चाहूँ इसी बिंदु से दूसरी रेखा खींच दूँ, चाहूँ तो तीसरी खींच दूँ, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, है ना। अगर इसको दूसरी तरीके से देखा जाए तो एक बिंदु ये है, इससे मैंने एक रेखा ये खींच दी, दूसरी ये खींच दी, तीसरी ये, चौथी ये। हमको कथन में बोल रहा है कि एक ही बिंदु से एक ही रेखा खींची जा सकती है, लेकिन हमको क्या दिख रहा है, एक ही बिंदु से हम लोग अनेक रेखा खींच सकते हैं। तो इसका आंसर कैसे होएगा ये समझिए जरा। इसका आंसर तुम कहोगे तो पहला हो जाएगा असत्य, क्योंकि एक बिंदु से अनेक रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, आपने समझ लिया कि एक ही बिंदु से कैसे अनेक रेखा खींची जा सकती हैं, वो आपको मैंने बता दिया। इसीलिए जो हमारा पहला कथन है वो असत्य हो गया है और कारण मैंने आपको यहाँ बता दिया। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। बोलता है दो अलग अलग बिंदु यानी कि दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। देखिए ये कह रहा है कि दो बिंदु है, मान लो इस बार एक बिंदु ये रहा, एक बिंदु ये रहा, इससे मैंने कितनी लाइन ड्रॉ करी, एक लाइन ड्रॉ करी। अगर तुम और भी लाइन ड्रॉ करोगे तो देखो ये एक ही तो लाइन बन रही है बार बार, है ना। हमको कथन में क्या बोला है कि दो बिंदुओं से हम लोग अनेक रेखा खींच सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, दो बिंदु से तो हम लोग एक ही रेखा खींच सकते हैं। तो दूसरा कथन भी क्या हो जाएगा हमारा, असत्य, क्योंकि दो बिंदुओं से खींची जाने वाली रेखा केवल और केवल एक ही होती है। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड वाले का आंसर क्या हो जाएगा, असत्य, क्योंकि दो बिंदु को मिलाने वाली केवल एक रेखा है। ठीक है, चाहो तो आप जो मैं डायग्राम बना के समझा रहा हूँ इसके अंदर डायग्राम बना के भी समझा सकते हो। टीचर फिर नीचे ये नहीं पड़ेगा, आपकी थोड़ी नहीं पड़ेगा, वो समझ जाएगा कि हाँ ये कारण है जिसकी वजह से ये वाला कथन असत्य है। इसका भी देखेगा डायग्राम, समझ जाएगा यही कारण है जिसकी वजह से दूसरा कथन भी असत्य है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं अपना थर्ड। कहता है एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। ये देखिए हमने पढ़ रखा है इस चीज़ को अपनी अभिग्रहित में या अवधारणा में। देखिए एक शांत रेखा है मतलब सीधी रेखा है, मैं चाहूँ तो इसको आगे भी कितनी भी बढ़ा सकता हूँ अनिश्चित रूप से, और पीछे भी कितनी बढ़ा सकता हूँ, ये तो हमने पढ़ रखा है ना। तो इसका कारण क्या हो जाएगा, ये सत्य हो जाएगा। तीसरा कथन हमारा सत्य है, क्योंकि देखिए यूक्लिड की अवधारणा में बताया गया है। ठीक है, यूक्लिड की अवधारणा के अनुसार ये थर्ड बच्चे, यह कथन क्या है,
सत्य है। अब चाहो तो पूरी पूरी अवधारणा लिख दो। यूक्लिड की अवधारणा क्या थी? एक शांत रेखा को हम अनिश्चित रूप से आगे या पीछे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वो रेखाखंड बन जाए तो नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि रेखाखंड का मतलब एक निश्चित हो जाता है कि हाँ यहाँ से लेकर यहीं तक है वो रेखाखंड, जैसे कि 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, तो वो रेखाखंड हो जाता है, ठीक है। ये तीनों समझ में आए। पहला असत्य है, क्यों है बता दिया। दूसरा भी असत्य है, क्यों है बता दिया। तीसरा क्या है हमारा? सत्य है, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं अपना चौथा में बोलता है यदि दो वृत्त की त्रिज्या, यानी कि दो वृत्त बराबर हो और उनकी त्रिज्या बराबर हो, या कहा जाए त्रिज्या भी बराबर हो, तो ये बताइए सत्य है कि नहीं है। अगर दो वृत्त बराबर है, इसकी एक वृत्त ये रहा, दूसरा वृत्त ये रहा, ठीक है, ये दोनों वृत्त हैं, तो इनकी जो ये त्रिज्या होगी, ये आर और ये आर बराबर होगी या नहीं होगी। देखिए एक काम करो, दोनों वृत्त तो बराबर है, इसको उठाओ और इसके ऊपर लगा दो, ठीक है। मान लो 2 सर्कल काटे तुमने बराबर माप के, तो क्या करो, एक के ऊपर दूसरा रख दो और फिर क्या देखोगे, दोनों की त्रिज्या क्या आ जाएगी, आपस में सेम आ जाएगी, यानी कि बराबर आ जाएगी। देखिए जो मैंने आपको पहले ही बता रखा है, अभिधारणा और अभिग्रहित के अंदर लिखा हुआ है कि यदि दो वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती हैं तो वृत्त भी बराबर होते हैं, या यदि दो वृत्त बराबर होते हैं तो उनकी त्रिज्याएं भी बराबर होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखो, ये वाला क्या है हमारा? सत्य, क्योंकि वृत्त के बराबर होने पर त्रिज्याएं भी बराबर होती है। आया समझ में? ये था हमारा चौथा भाग। आइए स्टार्ट करते हैं अपना पांचवा भाग। पांचवें भाग में क्या बोलता है, देखिए आकृति 5.9 के अंदर हम लोग को क्या दे रखा है, बोलता है ए बी बराबर पी क्यू है, ठीक है, और पी क्यू बराबर एक्स वाई है, ठीक है। 3 रेखाएं हैं, ए बी बराबर पी क्यू और पी क्यू बराबर एक्स वाई। तो बोलता है कि ए बी बराबर एक्स वाई होगा या नहीं होगा। देखिए हमने ये चीज़ पढ़ रखा है यहाँ पर। अगर देखो जो अभिग्रहित आपको बताई गई थी कि जब दो अलग अलग वस्तुएं एक ही वस्तु के बराबर होती है तो वो दोनों भी आपस में बराबर होती है, ठीक है। देखिए यहाँ पर लाइनिंग ही तो है। पहली लाइन है कि आपकी क्या, ए बी के बाद क्या है पी क्यू, फिर पी क्यू के बाद क्या है एक्स वाई। तो आपको पता है ए बी और एक्स वाई दोनों के दोनों पी क्यू के बराबर है, तो ए बी एक्स वाई के बराबर होगा, क्योंकि ये हमने अभिग्रहित में पढ़ रखा है, ठीक है। यहाँ पर लिख देना, ये क्या है, सत्य है, क्योंकि दो भिन्न वस्तुएं एक ही वस्तु के बराबर हो तो वे आपस में बराबर होती हैं। आया समझ में? ये सत्य क्यों है? अगर दो अलग अलग वस्तुएं किसी एक ही वस्तु के बराबर हो, दो भिन्न वस्तुएं एक ही वस्तु के बराबर हो तो वे आपस में बराबर होते हैं। जो अलग अलग वस्तुएं यानी कि यहाँ पर एक्स वाई और ए बी, ठीक है, किसके बराबर है, आपस में बराबर है, क्योंकि वो पी क्यू के बराबर है, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जिसके अंदर हमने क्या बताया, सत्य और असत्य, और अपने उत्तर की हमने पुष्टि करी है, कारण दिया है कि जो कोई चीज़ सत्य है तो क्यों है, असत्य है तो क्यों है, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या बोलता है, निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करना की आवश्यकता है। जैसे कि मान लीजिए आपको कोई से भी डायग्राम दे रखे हैं या कोई सा भी नाम दे रखा है नीचे, तो उसको हमको परिभाषा लिखनी है और ये बताना है कि अगर इसका कोई और भी ऐसा तथ्य है जिसका हम परिभाषित करना है वो बताना है बस, ठीक है। आगे क्या वे क्या हैं और आप इन्हें कैसे परिभाषित कर पाएंगे, मतलब कि सिंपल सी परिभाषा लिख दो बस, ठीक है। पहला देखिए क्या है, समांतर रेखाएं। पहला भाग समांतर रेखाएं। देखिए समांतर रेखाएं होती क्या, सबसे पहले समांतर रेखाएं होती हैं जैसे कि ये रही,
रेल की पटरी मान लो, ठीक है। रेल की पटरी ऐसी होती है कि वो सीधी चलती जाएंगी, कभी भी एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करती। अगर वो रेल की पटरी आपस में आ जाएंगी तो क्या हो जाएगी, रेल क्रैश हो सकती है, गिर सकती है। तो रेल की पटरी बराबर दूरी पर बनाई जाती है, ना तो ज़्यादा चौड़ी होती है ना ही तो ज़्यादा पतली होती है। कहीं से भी जहाँ से भी होती है, जहाँ से बनती है, वो एक समान बनती है। तो ऐसी रेखाएं जो कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती या कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, उन रेखाओं को समांतर रेखाएं कहते हैं, ठीक है। देखिए वे रेखाएं जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती, उन्हें समांतर रेखाएं कहते हैं। आया समझ में? ये होती हैं समांतर रेखाएं। और देखा जाए तो इनकी ना एक बराबर दूरी होती है हर जगह। इसकी रेल की पटरी होती है, यहाँ पर जितनी दूरी उनका गैप है ना, उसके 10-15 किलोमीटर बाद भी उनका गैप उतना ही होगा, इसीलिए वो समांतर है। अगर कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए तो वो समांतर नहीं रहेंगी, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड पार्ट। सेकंड बोलता है लंब रेखाएं। लंब रेखाएं, लंब रेखाएं किसे कहते हैं? लंब का मतलब होता है 90 डिग्री। जब भी कोई एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा प्रतिच्छेद करेगी और 90 डिग्री का कोण बनाएगी ना, उसको बोलते हैं लंबवत रेखा, ठीक है। जब कोई एक रेखा किसी दूसरी रेखा पर इस प्रकार से प्रतिच्छेद करे या इस प्रकार से गिरती है जिसपे 90 अंश का कोण का निर्माण करे, तो उस रेखा को हम लंब रेखाएं कहेंगे, ठीक है। देखिए जब एक रेखा दूसरी रेखा पर इस प्रकार गिरती है जिससे 90 डिग्री के कोण का निर्माण होता है, 90 डिग्री के कोण का निर्माण होता है, उसे लंब रेखाएं कहते हैं, ठीक है। वो रेखा जो गिर के 90 डिग्री कोण बना रही है ना, उस वाली को बोलते हैं हम लोग लंब रेखा। और किसके ऊपर बना रही है? जो रेखा है कि आधार है जो, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं तीसरा भाग। तीसरे भाग में बोलता है रेखाखंड। रेखाखंड देखिए बड़ा सिंपल है। रेखाखंड और रेखा में अंतर होता है, अभी समझाता हूँ क्या होता है। तीसरा भाग है ये, हैगा रेखाखंड। देखिए रेखाखंड क्या होता है। रेखा अगर बात करी जाए तो रेखा होती है सिंपल रेखा है, वो कहीं ख़त्म नहीं है। हमको नहीं पता रेखा 5 सेंटीमीटर की, 6 सेंटीमीटर की, 7 सेंटीमीटर की, हमें नहीं पता। रेखा को हम आगे और पीछे अनिश्चित रूप से बढ़ा सकते हैं, आपने अवधारणा और अभिग्रहित में पढ़ा है। लेकिन रेखाखंड की जो बात होती है वो ऐसे क्लोज हो जाता है, ये 5 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। रेखाखंड को क्या होता है कि उसको हम लोग अनिश्चित रूप से आगे पीछे नहीं बढ़ा सकते, ठीक है, उसे कहते हैं रेखाखंड। वह रेखा जिसे और आगे या पीछे नहीं बढ़ाया जा सकता, या तो फिर कह लो उसके 2 सिरे होते हैं बस, ठीक है, या उसके 2 सिरे होते हैं, वह क्या कहलाएगी? वह रेखाखंड कहलाएगी, ठीक है। समझ में आया? 2 सिरे होंगे, अगर सिरे हैं इसका मतलब वो आगे जा ही नहीं रही कोई रेखा, ठीक है। अगर रेखा है सिरे नहीं है तो उसको आगे पीछे बढ़ा सकता हूँ मैं, लेकिन रेखाखंड में क्या हो जाते हैं कि 2 सिरे बन जाते हैं और उनके ही बीच वाली लाइन को हम लोग रेखाखंड कहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया है वह रेखा जिसे आगे पीछे तक नहीं बढ़ाया जा सकता। जितनी कन्फर्म है वो उतनी ही है, ना तो आगे बढ़ा सकते ना उसको पीछे बढ़ा सकते। या तो फिर कह लो एक रेखा के अगर 2 बिंदु बन गए,
कि अब बिंदु उसके आगे नहीं जा सकती, या रेखा उसके आगे नहीं जा सकती उस बिंदु के, तो उसको बोलेंगे हम लोग रेखाखंड। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं अपना चौथा भाग। चौथा भाग बोलता है वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या। देखिए ये रहा आपका वृत्त, ये वृत्त है, और ये रहा आपका केंद्र। तो वृत्त की परिधि क्या होती है, जितना बड़ा भी ये वृत्त है ना, ये रहा, ये पूरी पूरी उसकी क्या है, परिधि। ठीक है, तो वृत्त की परिधि से कहीं से भी देख लो, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, पूरी वृत्त की परिधि में से कहीं से भी आप देख लो और केंद्र तक की दूरी को नाप लो। ठीक है, वृत्त की परिधि से केंद्र के बीच की दूरी आपकी त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, क्या लिखोगे, वृत्त की परिधि से केंद्र के बीच की दूरी त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, इस चैप्टर से इसी प्रकार क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में। क्या करेगा, बस आपसे परिभाषा पूछेगा, कुछ भी नाम दे देगा मैथ का और डायग्राम से रिलेटेड। ठीक है, तो आपको परिभाषा याद होनी चाहिए। आइए स्टार्ट करते हैं अगला, वर्ग। वर्ग क्या होता है, देखिए 5वें नंबर का वर्ग। वर्ग क्या होता है, वर्ग में सबसे खास बात होती है उसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। ये सारी की सारी भुजाएं आपस में बराबर होती है। और दूसरी बात, सारे के सारे कोण कितने अंश के होते हैं, 90 अंश के। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं तो क्या होगा, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो तथा सभी कोण 90 डिग्री के हो, या कह दिया जाए सभी कोण समकोण हो, वह वर्ग कहलाता है। ठीक है, लिखो, ऐसा चतुर्भुज जिसके सभी कोण समकोण हो व भुजाएं आपस में बराबर हो, उसे क्या कहोगे आप लोग, उसे वर्ग कहते हैं। आई होप समझ चुके होंगे आप लोग। ये 5 प्रकार की परिभाषा हैं। 5 प्रकार की परिभाषा को मैंने एक एक करके समझाया है, तो इस प्रकार से आपको समझ में आना चाहिए क्या चीज़ क्या है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि एग्जाम में आप डिक्टो ही लिख के आओगे, पर जो मैंने समझाया है बस उस चीज़ को समझ लो। एग्जाम में आप अपने माइंड से क्रिएट कर देना कोई सी परिभाषा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट लाइन है उस चीज़ को जरूर लिखना। जैसे कि इसके अंदर इंपॉर्टेंट लाइन सिर्फ 2 है। एक तो सारी की सारी भुजाएं आपस में बराबर होंगी और चारों कोण आपस में समकोण होंगे, बस बन गया वर्ग। अब उसको तुम आगे पीछे कैसे भी कर दो, लेकिन 2 बातें लिख देना कि सभी भुजाएं बराबर है और सभी कोण बराबर हैं। इसके अंदर क्या था कि त्रिज्या और परिधि, त्रिज्या किसे कहते हैं, केंद्र और परिधि के बीच की दूरी लेनी है। वृत्त की परिधि और केंद्र के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, त्रिज्या। इसी प्रकार से जो भी इंपॉर्टेंट लाइन है उसको छाट के बस वही याद रख लेना। पेपर में जाने के बाद आप किसी भी प्रकार से डेफिनेशन को बना सकते हो। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आइए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बिल्कुल भी है तो नहीं इंपॉर्टेंट, लेकिन आपको बुक के अंदर दे रखा है तो करना तो पड़ेगा। ठीक है, देखिए क्या बोलता है, नीचे दी हुई 2 अवधारणाओं पर विचार कीजिए। 2 अवधारणा दे रखी है उसने। अब पढ़ते हैं अब पढ़ते हैं कौन सी अवधारणा है। देखिए, 2 भिन्न बिंदु A और B दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु C ऐसा विद्यमान है जो A और C के बीच में, A और B के मध्य में विद्यमान है। समझिए, देखिए पहला पॉइंट क्या बोलता है, एक रेखा है जिसका नाम है AB। अब इनके बीचों बीच ये B है, इनको बीचों बीच C विद्यमान है। हमको नहीं पता C यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, कहाँ है हमको नहीं पता। XYZ कहीं पर भी C क्या है, विद्यमान है। ठीक है, इनके रखा हुआ है या इनके बीच में स्थित है। अब देखिए, ये हमको समझ में नहीं आया, इस क्वेश्चन को क्या करूँ, BC को मैं कहाँ रखूँ। क्या पता C इसका मध्य बिंदु हो, या क्या पता इन दोनों के बीच में एकदम यहीं कोने पे ही हो, या यहाँ कोने पे हो, या यहाँ हो, या यहाँ हो, कहीं पर भी हो सकती है। ये हमको क्लियर नहीं करा उसने। अब देखिए सेकंड पार्ट अगर मैं पढ़ूँ इसका, सेकंड पार्ट में क्या बोलता है,
बोलता है यहाँ कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान हैं, ठीक है। 3 बिंदु क्या है, विद्यमान है कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं है। अब देखिए 3 बिंदु तो हैंगे, एक ए मान लो, एक बी मान लो और एक कहीं पर भी सी मान लो, है ना। ये मान लो ये तीनों बिंदु हैं, एक बिंदु, दूसरा बिंदु, तीसरा बिंदु। अब ये कह रहा है वो एक बिंदु पर है, सॉरी एक रेखा पर स्थित है ही नहीं, ठीक है। आगे क्या बोलता है क्या इन अवधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द है। भाई देखिए, ना ही तो आपने ये किसी ने इस प्रकार की कोई सी अवधारणा पढ़ी, ना ही तो इस प्रकार की कोई सी भी अवधारणा पढ़ी। मैंने पढ़ाई थी ना 5 अवधारणा, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में जाके देखना, वहाँ पर 5 अवधारणा, 7 अभिग्रहित और 7 परिभाषाएं मैंने करवाई थी। तो अवधारणा 5 थी, उन 5 अवधारणा में से एक भी अवधारणा इसके अंदर कोई सी मैच नहीं खाती है। तो इसके अंदर क्या लिखना है, क्या बोलता है, क्या इन अवधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द है। तो लिखो आंसर में, दोनों का आंसर एक ही है, ठीक है। इस या ऐसे कह दो, यह अभिधारणा, ये दोनों ही मान लो, ये दोनों अभिधारणा क्या है, अपरिभाषित है, क्योंकि इनकी कोई परिभाषा नहीं दी गई है, ऐसा कोई सी परिभाषित किया ही नहीं गया है। आगे बोलता है क्या ये अभिधारणाएं अविरोधी हैं। तो बोलो हाँ ये अभिधारणाएं विरोधी हैं, क्योंकि ऐसी कोई अभिधारणा आपने पढ़ी ही नहीं है। क्या बोलोगे, हाँ ये दोनों अभिधारणा अविरोधी हैं, ठीक है। आगे बोलता है क्या ये यूक्लिड की अवधारणा से प्राप्त होती है। देखिए मैंने 5 बताया और 5 में से एक भी इसके अंदर फिट नहीं बैठती है, तो क्या बोलोगे, ये दोनों अभिधारणा यूक्लिड से प्राप्त नहीं होती है, यूक्लिड से प्राप्त नहीं होती है। ये लिखना है बस इसके अंदर आंसर, ठीक है। पहली बात तो ये अवधारणा जो दी गई हैं ये अपरिभाषित हैं, ये पहला शब्द आपको याद रखना है। दूसरी बात, ये दोनों अवधारणा क्या है, अविरोधी हैं, दूसरा शब्द। तीसरा शब्द क्या है, यह अवधारणा यूक्लिड की अवधारणा से प्राप्त होती ही नहीं है, ये कहीं और की अवधारणा है, या कहा जाए अवधारणा है ही नहीं, ठीक है। हमको यूक्लिड की 5 अवधारणा पढ़नी थी, हमने पढ़ी और उसमें से एक भी अवधारणा इस प्रकार की नहीं थी, इसीलिए मैंने क्या बोला है, ये दोनों अवधारणा यूक्लिड से प्राप्त नहीं होती है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आइए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोलता है, देखिए यदि 2 बिंदुओं ए और बी के बीच एक ऐसा सी स्थित है, देखिए क्या है, एक रेखा है ए और बी है, ये बी, ठीक है। अब इसके बीच में कहीं ना कहीं सी स्थित है, कैसे सी स्थित है कि ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर बी सी है, यानी कि ए भी सी से बराबर है, बी भी सी से बराबर है। कहने का मतलब एकदम बीचों बीच में तो होगा वो सी, ए सी बराबर बी सी है। इस प्रकार से क्या है, सी ए बी रेखा के मध्य में स्थित है। आगे सिद्ध कीजिए कि ए सी बराबर 1/2 ए बी है। आकृति नीचे खींचकर इसे स्पष्ट कीजिए। देखिए आकृति तो मैंने खींच दी है, अब इसको चलो सोल्व करते हैं। अगर दिया है कि बात करी जाए, क्वेश्चन में हम लोग को क्या दे रखा है या क्या ज्ञात है, हमको दे रखा है ए सी बराबर बी सी, लिख दो ए सी बराबर बी सी, ये हमको क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी दे रखा है। अब हमको ज्ञात क्या करना है, देखिए ज्ञात क्या करना है, देखिए ए सी बराबर 1/2 ए बी, ए सी बराबर 1/2 ए बी। आप करते हैं हम लोग उत्पत्ति, यानी कि प्रूफ। देखिए प्रूफ कैसे दिखाऊंगा मैं इसके अंदर, ठीक है। आपको पता है ये दिए हम लोग को गिवन को पहले उतार लो। देखो गिवन में है आपका ए सी बराबर बी सी। अब क्यों है ये लिख दूँ जरा मैं, क्योंकि सी एक तरीके से मध्य बिंदु कहलाएगा इसका, ठीक है, क्योंकि बीचों बीच है।
सी रेखाखंड ए बी का क्या है, मध्य बिंदु। ठीक है, अब देखिए मैं क्या कर सकता हूँ इसको, हमको पता था ए सी बराबर बी सी है ना, ए सी बराबर क्या है, बी सी है। या मैं दूसरी तरीके से लिखूँ, पूरी पूरी ए बी रेखा, ए बी बराबर क्या हो जाएगी, ए सी प्लस बी सी। पता है ना आपको, अगर ए सी और बी सी को जोड़ूंगा तो ए बी बन जाएगा मेरा, वही मैं करूँगा। देखो ए सी प्लस बी सी। ठीक है, अब देखिए आपको निकालना क्या है, ए सी बराबर 1/2 ए बी। तो देखिए ऊपर दे रखा था हम लोग को ए सी और बी सी आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर बी सी की जगह, बी सी की जगह ये बी सी है, बी सी की जगह ए सी रख सकता हूँ, वही रखूँगा। देखिए ए बी बराबर ए सी प्लस बी सी की जगह क्या रखूँगा मैं, ए सी, ये हो जाएगा ए सी। तो ए सी कितना हो जाएगा, ए सी हो जाएगा 2AC। ठीक है, अब 2 आ जाएगा ए बी के अपॉन में, है ना। देखिए यहाँ करता हूँ, ए बी इजकल टू 2AC है ना, तो ए बी 2 आ जाएगा अपॉन में, यानी कि ए बी अपॉन 2 क्या बचा खाली, ए सी। अब सबके साथ 1 होता है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, लेकिन हमको यहाँ पर दिखाना है तो क्या लिखोगे, 1/2 ए बी का, ए बी बराबर ए सी। अब जिस प्रकार से मैं क्वेश्चन के अंदर प्रूफ करने के लिए करता, इसको बस आगे लिख दो, इसको पीछे लिख दो। देखो ए सी बराबर 1/2 ए बी, ये हो गया आपका सिद्ध। क्या किया आपने, इसको सिद्ध हुआ, ये हमने सिद्ध कर दिया। ठीक है, आया समझ में क्या किया मैंने। सबसे पहले पूरी रेखा क्या होती है, ए बी। अब पूरी रेखा कैसे बनेगी, ए सी प्लस बी सी को जोड़ने पर पूरी रेखा बन जाएगी। अब आपको पता है बी सी और ए सी आपस में बराबर है, तो मैं ए सी की जगह बी सी लिख सकता हूँ, या बी सी की जगह ए सी। तो मैंने बी सी की जगह क्या रख दिया, ए सी रख दिया। ठीक है, अब ए सी क्या बन जाएगा, 2AC। अब 2 अपॉन में आ जाएगा, ये आ गया। अब 1/2 ये रहा, ए बी का ए बी ए सी। अब इसको बस आगे पीछे करके मैंने क्या कर दिया, अपने सवाल को सिद्ध कर दिया। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है प्रश्न 4 में। देखिए ऐसे जितने भी क्वेश्चन होंगे, जब क्वेश्चन में कहता है ना प्रश्न 4 में या उदाहरण 5 में या तो फिर क्रियाकलाप इसके अंदर, तो ऐसे क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में नहीं आते हैं, क्योंकि आपकी यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए दे रखा है सवाल को, ताकि आप इसको हल करें। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं आते, क्योंकि वैसे क्वेश्चन आपको पता ही नहीं है क्या दे रखा है एग्जाम्पल नंबर 4 में। देखिए कहता है कि प्रश्न 4 में सी रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु कहलाता है, तो सिद्ध कीजिए कि रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। ऐसे क्वेश्चन के पेपर में नहीं आते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको ये क्वेश्चन करवाना है तो कमेंट कर देना, मैं समझा दूंगा। ठीक है, तो इसलिए मैं अभी इस क्वेश्चन को छोड़ के चल रहा हूँ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर नहीं आते हैं। स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है आकृति 5.10 में यदि ए सी बराबर बी डी है तो क्या सिद्ध करना है हमको, ए बी बराबर सी डी सिद्ध करना है। सबसे पहले आकृति बना देते हैं। ए, ये बिंदु है बी, ये बिंदु है सी, ये बिंदु है डी। यह आकृति दे रखी है हम लोग को। अब गिवन क्या क्या है, उसने हम लोग को पहले से क्या क्या दे रखा है, दे रखा है खाली ए सी बराबर बी डी, ये दे रखा है। लिखो ए सी बराबर बी डी। ठीक है, हमको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ क्या करना है। देखिए ए बी बराबर सी डी प्रूफ करना है, ए बी बराबर सी डी आपको प्रूफ करना है। ठीक है, अब करते चलो प्रूफ। ठीक है, देखिए प्रूफ अगर करें टू प्रूफ, हमारा ए बी बराबर सी डी है। प्रूफ करने की बात आए तो क्या कर सकता हूँ, सबसे पहले मेरे को लिखना पड़ेगा जो गिवन है। गिवन क्या है, ए सी बराबर बी डी गिवन है। ठीक है, ए सी बराबर बी डी गिवन है। या इससे पहले एक चीज़ चलो कर लेते हैं। आपको पता है जो ए सी है, पूरी पूरी ए सी कैसे बनेगी, ए बी प्लस बी सी, वही करो ए बी प्लस बी सी। आया समझ में। देखो पूरा ए सी बनाना है तो ए बी प्लस बी सी जोड़ूंगा मैं। ठीक है,
ये मान लो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब इस तरीके से हम मेरे को बनाना है बी डी। क्या बनाना है? बी डी। तो क्या होगा? बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी, इक्वेशन नंबर 2। आया इतना समझ में? क्या है? ए सी है, ए सी को बनाऊंगा मैं ए बी प्लस बी सी, ठीक है। और बी डी क्या बनाऊंगा? बी सी प्लस सी डी। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब क्या करना है मेरे को? इसके अंदर दोनों को एक दूसरे का बराबर दिखा देना है। आपको पता है ए सी बराबर बी डी, ये चीज़ तुमको गिवन ही है ना, ये चीज़ ए सी बराबर बी डी। अब आपको पता है ए सी जो है वो पूरी की पूरी क्या है? ए बी प्लस बी सी। लिख दो ए बी प्लस बी सी बराबर, और बी डी क्या है? बी डी है बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी, ठीक है। अब देखिए ए बी का ए बी प्लस बी सी का बी सी, ये बी सी इधर ले आऊँगा बराबर के, तो माइनस का बी सी हो जाएगा, बराबर में खाली सी डी बचा। देखिए माइनस का बी सी प्लस का सी डी कैंसिल हो गया, क्या बचा? खाली ए बी बराबर सी डी। ये देखो ये चीज़ हम लोग को सिद्ध करना था, ए बी बराबर सी डी। ये भी हो गया प्रूफ, तो लिख दो हैंस प्रूव्ड, मतलब हमने सिद्ध किया। आया समझ में? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। आइए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में भी कुछ भी नहीं है, बस आपको करना क्या है? अभिधारणा याद होनी चाहिए बस। अभिधारणा, अभिग्रहित और परिभाषा है, जिसको याद है उसके लिए सारी चीज़ें ईजी हैं, ठीक है। देखिए क्या बोलता है, यूक्लिड की अभिग्रहितों की सूची में दिए हुआ अभिग्रहित 5 याद है, वही लिखना है बस हमको। अभिग्रहित 5 एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है? देखिए सबसे पहले देखिए अभिग्रहित 5 होता क्या है। हम लोग का अभिग्रहित 5 मैंने आपको बताया था कि कोई पूरा भाग तुम कुछ भी चीज़ लेकर के आए, ठीक है। जो पूर्ण भाग है, पूरा का पूरा भाग है, उसका तुम कोई सा भी टुकड़ा कर दो, कोई सा भी भाग कर दो, तो जो पूरा है वो अपने टुकड़े से हमेशा बड़ा ही तो रहेगा। सिंपल सी बात है, कोई सा भी तुम पूरा बड़ा चीज़ है उसको तोड़ोगे तो वो हमेशा छोटा हो जाएगा, और जोड़ दोगे तो वापस से बड़ा हो जाएगा। तो जो पहले आया था पूरा भाग वो टूटे हुए से तो हमेशा बड़ा ही रहेगा। यही बोला जा रहा है उसके अंदर कि अभिग्रहित 5 में कि पूर्ण संख्या या पूर्ण वस्तु हमेशा अपने भाग से क्या होती है? बड़ी होती है। बस यही चीज़ क्या रखा है उसने? बता रखा है। तो ये हमको क्वेश्चन बताना है, यही अभिग्रहित हमको लिख देनी है। पूर्ण वस्तु सदैव अपने भाग से बड़ी होती है, ठीक है। अब तुमको एग्जाम्पल दिया जाए या उदाहरण दिया जाए तो आप कुछ भी उदाहरण दे सकते हो। पता है कैसे? कोई सा भी तरबूज ले आओ, पूरा का पूरा मान लो 2-3 किलो का था, उसको तुम काटो, टुकड़ा करो तो 2-3 किलो से तो हमेशा कम ही आएगा। या कोई डंडा ले लो, डंडा मान लो 5 फुट का था, तुमने उसको तोड़ दिया तो वो 5 फुट से छोटा ही तो हो जाएगा। कोई सी वस्तु को अगर तुम काटो, तोड़ो या कम करो तो वो हमेशा पूरे भाग से कम ही होता है, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर लिख दिया जाए, एक तरबूज 5 किलो का है, अतः उसे कितने भी भाग कर लो, कितने भी टुकड़े कर लो, अतः उसके सभी भाग, कितने भी भाग कर लो, सभी भाग 5 किलोग्राम से कम है। समझ में आया? तुम एक तरबूज पूरा तुलवा के लाओगे तो 5 किलो का या 2 किलो का कितना भी निकला हुआ है, ठीक है, वो तरबूज आया। अब तुम उसको काट पीट के किसी को सर्व करके देते हो तो एक एक टुकड़ा कितना होगा? सारे टुकड़े कितने से कम होंगे? 5 किलो से कम ही बैठेंगे, ठीक है। इसलिए कहा जा रहा है अतः उसके सभी भाग 5 किलो से कम हैं, इसलिए इस अभिग्रहित को सर्वव्यापी सत्य माना गया है। आया समझ में? ये था हमारा पूरे की पूरी एक्सरसाइज 5.1।
इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 4 लीव करवाया मैंने, छुड़वाया है। अगर आपको समझना है तो कमेंट करें, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, उस क्वेश्चन को भी समझा दूंगा, या तो फिर आप खुद से ट्राई करें। ठीक है, ये था हमारा चैप्टर नंबर 5। इसके अंदर कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं था ज़्यादा, बस समझने वाली बात है और याद करने वाली बात है। कुछ भी चीज़ ज़्यादा याद नहीं करना है, जो आपको पहले से ही पता है वही याद करना है। तो प्लीज़ 2 से 3 बार इस चैप्टर को पढ़ लेना, या तो फिर एक ही वीडियो को देख लेना 2 से 3 बार, आपको कन्फर्म याद हो जाएगा। ठीक है, और एग्जाम से पहले एक बार पढ़ लोगे तो पूरा का पूरा चैप्टर आपके माइंड में लॉक हो जाएगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो और एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।